डीपीपी में अगर एनर्जी से रिलेटेड जो उस दिन क्वेश्चन थे जो डीपीपी किया था हमने, एनर्जी से रिलेटेड डिस्कस कर सकते हैं आज हम। तो वेलोसिटी वगैरह वाले कर लिए थे, एनर्जी के रिगार्डिंग में बोल रहा हूँ। तो आप डीपीपी में एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हो। तो आपका एनर्जी से रिलेटेड यहाँ से थे हम। तो प्रॉब्लम नंबर 7, 8 इधर आ गया। हाँ बेटा, डीपीपी में 9 से लेके आगे पूछ सकते हो आप, 9 से लेके 11 तक किसी का प्रॉब्लम। 9 to 11 ये एनर्जी के रिगार्डिंग थे। डीपीपी जो फर्स्ट डीपीपी थी उसमें 9 to 11 एनर्जी से रिगार्डिंग किसी का प्रॉब्लम। 9 to 11। सर 9। 9 कह रहा था आपका बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के स्टेट की निकालते जाओ एनर्जी, जिससे फर्स्ट की एनर्जी निकाली थी आपने। फर्स्ट वाली एनर्जी कितनी आई थी हमारी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड वाली एनर्जी देखो वो जो निकालते गए थे आप, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था। थर्ड वाला कितना आया था, थर्ड वाला भी आ गया था -1.51 इलेक्ट्रॉन। तो उसने क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी ऑफ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें फर्स्ट वाली एक्साइटेड स्टेट नहीं होगी। फर्स्ट छोड़ दो बिकॉज ये ग्राउंड स्टेट होगा। फर्स्ट वाली एनर्जी ग्राउंड स्टेट, और सेकंड का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। थर्ड वाला मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब चेक करो देखो, +6 प्लस तो होगा ही नहीं एनर्जी, क्योंकि आपकी टोटल एनर्जी की बात हो रही है तो माइनस में आएगा। दूसरा देखो 13.6 ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी, तो फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया। थर्ड देखो -6.8, तो -6.8 नहीं आया हाइड्रोजन के केस में। -3.4 ये रहा देखो, -3.4 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n = 2 रखोगे तो ये एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा। मतलब इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर करके देखनी थी आपने, 13.6 Z² अपॉन N² में जो जो पॉसिबल वैल्यू आती जाएंगी वो हो जाएंगी, तो 3.4 आंसर आ जाएगा आपको। 11 तक किसी का और प्रॉब्लम बेटा, अप टू 11। सर 11। सर 11th। 11th नंबर सर 11th में माइनस में नहीं आ रहा, 4.41। माइनस में नहीं आ रहा, देखते हैं, क्योंकि एनर्जी तो माइनस में आनी चाहिए ना। हमें दे रखी है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम बेटा किया था, इसका मतलब क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम का मतलब हो गया, हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है जो आपकी एनर्जी है फर्स्ट स्टेट की एनर्जी आ जाएगी। फर्स्ट स्टेट की हीलियम की एनर्जी जो है वो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी माइनस में। बट एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम आयन, इधर जो दिया था हीलियम दिया था, दूसरा लिथियम, तो हम क्या करेंगे, वही वाला कॉन्सेप्ट, एक का एक एक को मान लेते हैं हीलियम। फर्स्ट जो हो जाएगा आपका He पॉजिटिव आयन आ जाएगा, और सेकंड जो हो जाएगा Li2 पॉजिटिव हो जाएगा। अब एनर्जी का फार्मूला अगर आप लगाओगे, तो एनर्जी का आप फार्मूला लगाओगे तो एनर्जी का फार्मूला क्या था, En²/Z², दूसरे वाले का फर्स्ट वाले का, = En²/Z², दूसरे वाले का। तो पहले वाले की एनर्जी देखो, आयनाइजेशन एनर्जी को एनर्जी के टर्म में रखोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी E1 फर्स्ट आ गया, तो फर्स्ट वाली एनर्जी माइनस में रख दोगे, ये वाली एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है E रखेंगे तो ये माइनस इधर चला जाएगा ना, तो ये वैल्यू आ गई माइनस में, तो माइनस रखोगे 19.6 10⁻⁻18 जो भी जूल पर एटम में। एन की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट लेना है इसमें, 1 का स्क्वायर। जेड की वैल्यू देखो, जेड आपने हीलियम ले रहे हो तो एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 का स्क्वायर, = ये वाली एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है। वो किस वाली एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, मतलब n = 1 लेना है, 1 का स्क्वायर। और इधर आ जाएगा आपका लिथियम है तो Z3 का स्क्वायर। सोल्व कर लो बेटा, माइनस में ही आ जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी E1 फर्स्ट एनर्जी, हमें E1 की वैल्यू यहाँ रखनी होगी, तो E1 होगा तो ये वाला माइनस का साइन भी तो आ जाएगा ना, इधर आ जाएगा आपका। आयनाइजेशन एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट जो भी ले रहे हो जिसका भी, जैसे आप किसका ले रहे हो, हीलियम का, तो आपको E1 की एनर्जी लेनी है तो E1 की वैल्यू पुट करनी है, तो ये माइनस इधर की बजाय इधर चला जाएगा,
माइनस आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, माइनस हमें लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। नेक्स्ट आपका इसके बाद 9 के बाद फिर किसी का क्वेश्चन देखो, 9 के बाद वाला, 9 के बाद आ जाओ ये 15 तक किसी का, और 9 के बाद 11 हो गया था, हाँ 11 हो गया। इसके बाद आ जाओ 12 से 15 तक किसी का, 12 टू 15। कोई प्रॉब्लम बेटा 12 टू 15? नहीं सर। चलो बेटा फिर आगे चलते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम का, पिछली लास्ट क्लास में आपको, लास्ट टाइम मैंने प्लैंक थ्योरी पर छोड़ा था, मैंने आपको कुछ प्लैंक के बारे में बताया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वहीं से। देखो एक्चुअली प्रैक्टिकली ये पता चला है, पहले फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, कि जो लाइट होती है उसकी ड्वेल नेचर होती है। ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, लाइट जो बिहेव करता है वो कौन सी ड्वेल नेचर, ड्वेल का मतलब दो नेचर होती हैं। तो लाइट बिहेव एज ए वेव, लाइट जो है एज ए वेव की तरह भी बिहेव करता है। और लाइट बिहेव एज ए पार्टिकल, लाइट पार्टिकल की भी बिहेव करता है। तो कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो लाइट, जनरली 10 तक आप लाइट का ये नेचर पढ़ते जाते हो, लाइट को आप वेव की तरह चले लेते हो। लेकिन कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जिसमें लाइट वेव की तरह बिहेव नहीं करेगा, पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। तो जनरली अगर हम लाइट या और टाइप की जितनी भी रेडिएशन होती हैं, तो एक रेडिएशन या एक एनर्जी को बोलते हैं हम जनरली, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। एक्चुअली ये वेव नेचर ऑफ लाइट है, तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये वेव्स, ये रेडिएशन कौन सी होती हैं, तो इसका स्पेशल एक डेफिनेशन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं? रेडिएशन या रेडिएंट एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी या वेव भी कह सकते हो, रेडिएशन एनर्जी which are by definition which are associated with electric and magnetic, associated with electric field and magnetic field, electric field and magnetic field. Why beta, why not coming? Are you able, another student, to listen me? Yes, sir. बेटा चेक करो कनेक्शन, पिछली बार भी आपके प्रॉब्लम हो रहा था। देखो व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? रेडिएशन एनर्जी विच आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, रेडिएशन एनर्जी विच आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड these field are perpendicular to each other. These field are perpendicular to each other and mutually perpendicular to propagation path. तो स्पेशल टाइप का कुछ वेव्स होता है बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ टाइप का वेव होता है, स्पेशल टाइप की कुछ वेव्स हैं। वो वेव्स जिस डायरेक्शन में मूव करती हैं, जिस भी डायरेक्शन के अंदर वो मूव करेंगी, सपोज ये डायरेक्शन है वेव का मूव करने का, तो जिस भी डायरेक्शन के अंदर वो मूव करती हैं, सपोज ये डायरेक्शन है मूव का, तो उस मूव के 3 एक्सिस होते हैं, तो मूव के एक्स वाई जेड, तो उस एक्सिस में उसके
इस टाइप से एक फील्ड, सपोज मैग्नेटिक फील्ड है एम, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ही एक फील्ड और वो उसके परपेंडिकुलर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये प्रोपेगेशन डायरेक्शन है, प्रोपेगेशन डायरेक्शन। तो इस स्पेशल टाइप की वेव जिसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड रहता है, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड रहता है, और जब वो किसी डायरेक्शन में मूव करती हैं तो ये तीनों, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रोपेगेशन पाथ जो होते हैं, तीनों परपेंडिकुलर रहते हैं। सच टाइप की वेव्स को हम स्पेशली नाम देते हैं EM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहला पॉइंट तो ये होगा कि इसके साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि ये जो मूव करेंगी, मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड के साथ मूव करती हैं। और लाइट की स्पीड बेटा होती है c इज इक्वल टू, पहले भी पढ़ा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप का कुछ स्पेशल वेव होती हैं जो वेलोसिटी जो है लाइट की वेलोसिटी उसके उस स्पीड से मूव करती हैं, उसके साथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड रहता है। और थर्ड पॉइंट, इनको मूव करने के लिए किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता, नो नीड ऑफ मीडियम फॉर मूवमेंट या फॉर मोशन, मतलब हर जगह ये वाली चल सकती हैं। तो इस टाइप की कुछ स्पेशल वेव्स हैं, उन वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के 3 पॉइंट क्या हो गए कि कुछ स्पेशल टाइप का रेडिएशन है, एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड रहती हैं। इस बात का क्या मतलब हो गया कि एक्चुअल में ये क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, ये चार्जलेस मासलेस वेव है, चार्जलेस एंड मासलेस वेव्स हैं, चार्जलेस मासलेस वेव हैं। इसलिए क्या करेंगी, इनके साथ खुद ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है। तो खुद ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो एक्सटर्नल फील्ड में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर आप दे दोगे इसको, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में अफेक्ट नहीं होंगी। तो हम ये कह सकते हैं डोंट अफेक्ट इन एक्सटर्नल एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि खुद के पास ही रहता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्ट नहीं होंगी। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दे दोगे तो कोई अफेक्ट नहीं आएगा, इसके बाद डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इनकी वेलोसिटी जो होती है वो इतनी होती है 3 इंटू 10⁸, और इनके लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है, नो नीड ऑफ मीडियम फॉर मूवमेंट। इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये कि इवन किस में मूव कर सकती है, इवन मूव इन वैक्यूम, मूव इन वैक्यूम। तो ये जो है वैक्यूम में भी मूव कर सकती हैं। तो इस टाइप की कुछ स्पेशल रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हैं, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेटेड रहती हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में इटसेल्फ डिफ्लेक्ट नहीं होती। उनकी वेलोसिटी हमेशा फिक्स रहती है, उनका वेलोसिटी हमेशा इतना रहता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उनको नीड जो है मूवमेंट के लिए कोई भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे हमारी एनर्जी है वॉइस, मेरी वॉइस को रिक्वायरमेंट होगा एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए। अगर आप बात करते हो तो एयर का रिक्वायरमेंट होता है, साउंड को एयर का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन ये वाली एनर्जी जो है, जो रेडिएशन एनर्जी है, इनको किसी का भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है, इवन ये वैक्यूम में भी मूव कर सकती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी रेडिएशन है, ऐसी कौन कौन सी एनर्जीज हैं जो इस फॉर्म में होती हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें बेटा, जो आप लाइट देखते हो, जिसको आप लाइट बोलते हो जनरली, विजिबल लाइट, लाइट भी तो बहुत टाइप की होती है ना, जो आपकी विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, विजिबल लाइट मतलब जो 7 कलर आपको दिखाई देते हैं, विजिबल लाइट। तो लाइट इस कैटेगरी में आती है। विजिबल लाइट में जैसे आपने लास्ट टाइम में पढ़ा था VIBGYOR, जो लाइट है, जो लाइट आप देख पाते हो, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। विजिबल लाइट जो है वो आपका इस कैटेगरी के अंदर आता है। अब इसमें देखो, ये रेड कलर और ये वायलेट कलर, रेड कलर और वायलेट कलर, ये जो चीज हमने रखी है, इसको हमने बेस बनाया है वेवलेंथ। अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, शायद बताया हो या नहीं बताया, तो आज बताऊंगा कि इधर से इधर जाओगे तो वेवलेंथ आपका 9th क्लास में भी ये पॉइंट हुआ करता था, वेव लेंथ इंक्रीज होगा, वेव लेंथ, इस वेव लेंथ को हम लेमडा से लिखते हैं, तो वेव लेंथ इंक्रीज होगी। तो रेड लाइन से भी ज्यादा वेव लेंथ अगर एनर्जी की हो जाती है तो उस लाइट को हम बोलते हैं इंफ्रारेड
लाइट, इंफ्रा रेड, रेड से भी ज्यादा इंफ्रारेड लाइट, तो इंफ्रारेड लाइट आएगी। इंफ्रारेड लाइट और वायलेट से जो कम वाली होती है, वायलेट से जो छोटा होता है उसको अल्ट्रा बोलते हैं। अगर इससे वेवलेंथ कम है तो वो बोलती है अल्ट्रा वायलेट लाइट, वो भी इसी कैटेगरी में आएगी। अल्ट्रा वायलेट को यूवी बोल देते हो ना सिंपली आप, यूवी लाइट। इंफ्रारेड को आप आईआर बोल देते हो सिंपली। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट ऐसे ही क्या होंगी, जैसे आपकी जो सन के अंदर रेज होती हैं, कॉस्मिक रेज, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। गामा रेज, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, ये जितनी भी रेज हैं, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावोलेट लाइट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, इवन रेडियो वेव, जिनको रेडियो जिन पे वर्क करता है, तो ये सारी एक लाइट का स्पेशल टाइप है। ये सारी जितनी भी लाइट्स हैं जो मैंने, अब मैंने इसमें देखो साउंड वेव नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर साउंड वेव लिखा, तो साउंड वेव इस कैटेगरी में नहीं आएंगी। जो हमने लिखी हैं वही रेज आएंगी। तो ये सारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन सब की वेलोसिटी सेम होगी, बस फर्क क्या होगा, इनकी वेवलेंथ का फर्क होगा। अगर मैं इधर से इधर जाऊंगा तो ये वेवलेंथ इनका इंक्रीज होता जाएगा। वेवलेंथ मतलब आप जो ये दो ट्रफ या क्रस्ट देखते हो, इनके बीच का डिस्टेंस होता है ये वाला डिस्टेंस देखो बढ़ता जा रहा है, ये वाला डिस्टेंस। तो इधर से इधर मैं जाऊंगा तो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिया इधर से इधर, तो इधर बढ़ता जाऊंगा तो वेवलेंथ, वेवलेंथ को लेमडा से लिखते हैं, लेमडा इंक्रीज होता जाएगा। अगर लेमडा इंक्रीज होता जाएगा तो पिछली क्लास में बताया था ना बेटा मैंने, लेमडा इंक्रीज होगा तो कौन सी चीज इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। इधर जाओगे तो लेमडा इंक्रीज होता जाएगा तो एनर्जी या फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जाएगी, एनर्जी या फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि हम एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी और लेमडा से। तो इसका मतलब अगर आप इन सब में देखोगे तो एनर्जी सबसे ज्यादा किस रेज की होंगी, देखो बेटा बताओ मुझे, जितनी रेज लिखी है मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें एनर्जी किसकी ज्यादा है सबसे, कॉस्मिक रेज। इसलिए कॉस्मिक रेज हार्मफुल होती हैं बेटा, एनर्जी ज्यादा है इसलिए हार्मफुल है। रेडियो वेव्स देखो एनर्जी बहुत कम है, रेडियो वेव की एनर्जी बहुत कम होगी, तो इसका मतलब इसकी लेमडा ज्यादा होगी, तो ये हमारे लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं है। और 7 कलर में भी देखो लास्ट टाइम भी यही बात किया था। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो एनर्जी होती है, अब आप देखो अब होता क्या है, छोटे छोटे पॉइंट पर अगर मैं डिस्कशन करूं कि सपोज ये एक वेव है कोई, सपोज ये वेव है, ये वेव है, इस वेव में ये डिस्टेंस या जो ये डिस्टेंस होता है ट्रफ या क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस होता है, उसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो एक सिंपल सा वेवलेंथ अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ और क्रस्ट, जो ट्रफ और क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस होगा उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सिंबल से किया जाता है। ये सिंबल होता है लेमडा, इसको पढ़ते क्या है हम, लेमडा, लेमडा बोलते हैं इसको। तो ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी की भी जो वेवलेंथ है उसकी दो ट्रफ और क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस होता है, उसको लेमडा बोलते हैं। अब एक होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू, इसको न्यू पढ़ते हैं, न्यू, न्यू बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पर सेकंड किसी पॉइंट से कितना वेव अगर जा रहा है आपका पर सेकंड, नंबर ऑफ वेव पास्ड थ्रू ए पॉइंट पर सेकंड, पर सेकंड में कितना जा रहा है। सपोज मैं यहां से पॉइंट देख रहा हूं, यहां से वेव जा रही है, तो पर सेकंड में 1 सेकंड में कितनी वेव क्रॉस होगी, नंबर ऑफ वेव पास थ्रू ए पॉइंट पर सेकंड, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो क्लियर है कि लेमडा जितनी लंबी होगी तो 1 सेकंड में पास होने वाली वेव तो कम हो जाएंगी ना। इसलिए हम कहते हैं कभी भी अगर जिसका लेमडा ज्यादा होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसका लेमडा ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो ये रिलेट क्या होती है, सो वेवलेंथ ऑफ वेव इज इनवर्सली
proportional to frequency। अगर कोई हमारे पास कोई भी दे दिया, रेडिएशन दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो उसका वेवलेंथ जो होगा लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और अगर हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी को अगर इक्वेट करना चाहें, तो हमेशा इनका जो लेमडा अगर इक्वेट करना चाहूंगा, ये तो प्रोपोर्शनल का साइन है, अगर मैं इक्वेट करूंगा तो लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा सी बाई न्यू। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट हमेशा फिक्स रहेगा, और वो फिक्स जो प्रोडक्ट रहेगा वो वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ लाइट के बराबर रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर रहेगा कोई भी। लेकिन ये फार्मूला किसके लिए है? सभी रेडिएशन के लिए नहीं है बेटा, ये है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो ऊपर मैंने जितनी रेडिएशन बताई हैं, उन रेडिएशन का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा। हाँ, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, कोई और है, तो कोई बात नहीं, आप उसके लिए फार्मूला लगाओ, नॉट लेमडा इंटू न्यू इज इक्वल टू वी आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं आएगा, उसकी वेलोसिटी आ जाएगा वी। ये वेलोसिटी ऑफ वेव, ये किसके लिए फार्मूला है? फॉर वेव अदर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को छोड़ दें तो बाकी भी यही आएगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होगी वो आपकी प्रोडक्ट उसका जो होगा वो वी के बराबर होगा। तो किसी का भी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है सी के बराबर आएगा, सी के आपके बराबर होगा। और फिर एक पॉइंट आता है आपका नॉट, जो एनर्जी होती है, एनर्जी वो भी आपकी जो है इसके बराबर होगी। वो अभी एक थ्योरी से और बताऊंगा। तो लेमडा न्यू अभी इतना ध्यान रखो कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल है अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। एक पॉइंट और होता है, एक होता है वेव नंबर। वेवलेंथ की बजाय एक होता है वेव नंबर। वेव नंबर को हम न्यू बार से लिखते हैं, न्यू बार, इसको बोलते हैं न्यू बार, सिर्फ वो पढ़ते हैं इसको। वेव नंबर क्या है कि नंबर ऑफ वेव पर सेंटीमीटर लेंथ। ऊपर वाला पर सेकंड था, ये पर सेंटीमीटर लेंथ है। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ है सपोज ये वाली, इसमें कितनी वेव्स आएंगी? अब छोटी वेव्स आएंगी तो ज्यादा आ जाएंगी, पर सेंटीमीटर लेंथ है। अगर बड़ी वेव्स होंगी तो कम आएंगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि वेव नंबर जो ये होता है, वेव नंबर जो होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। मतलब न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ होगा, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। तो 3 चीजें मैंने बताई है, एक लेमडा, एक न्यू बार, एक फ्रीक्वेंसी। किसी भी का लेमडा और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट होगा, सी के बराबर होगा, और न्यू बार जो होगा 1/λ के बराबर होगा। तो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। ये चीज ये शो करती है कि अगर लाइट वेव नेचर शो करेगी तो ये प्रॉपर्टी आएंगी। बट एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था प्लैंक, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलते हैं उसको। उसने दूसरी नेचर बताई क्या, कि लाइट जो है उसकी जो होती है पार्टिकल नेचर भी हो सकती है, वेव नेचर तो है ही। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिस पर बोहर थ्योरी बेस्ड थी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। इस प्लैंक ने क्या बोला, एक्चुअली इसने कौन सी नेचर बताई? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात की उसने, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। उसने क्या बोला कि लाइट जो होती है इमिटेड या एब्जॉर्ब होती है, जो लाइट इमिटेड या एब्जॉर्ब होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती, वेव की तरह नहीं होती, वो छोटे छोटे डिस्क्रीट पैकेट्स में होती है। तो इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी is carried out in discrete मतलब अलग अलग, discrete small packet of energies
emission of radiant energy is carried out in discrete small packet of energy continuously। यहाँ कंटिन्यूस को रहने दो, डिस्क्रीट बोल दिया आपने तो, डिस्क्रीट नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। डिस्क्रीट स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, और ये जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं इसको हम क्वांटा बोलते हैं या क्वांटम बोलते हैं, क्वांटम या फोटोन। लाइट के केस में हम फोटोन बोल देते हैं। तो जो एनर्जी है जो इमिट हो रही है, वो कहता है जो एनर्जी इमिट होती है वो एक्चुअली डिस्क्रीट स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है। और इसमें भी डिसकंटिन्यूसली और लिख दो, डिसकंटिन्यूसली डिस्क्रीट स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। कैसे? सपोज लाइट एनर्जी, देखो बल्ब जल रहा है, सपोज हमने एक बल्ब लिया, हमें ऐसे लगता है, वो कहता है कि बल्ब की लाइट जो है कंटिन्यूस आ रही है, लेकिन एक्चुअल में लाइट जो आ रही है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स में आ रही है। सारे पैकेट्स एक जैसे हैं एनर्जी के, इसलिए वो एक ही कलर की लाइट हमें दिखाई देती है, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है, देखो डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस इसलिए किसी क्या बोला उसने, डिसकंटिन्यूस डिस्क्रीट स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी के पैकेट्स हैं इनको हम क्वांटा बोलते हैं। तो एनर्जी का पैकेट्स अगर लाइट एनर्जी होगी तो फोटोन बोल देंगे, इन केस ऑफ लाइट एनर्जी। तो क्वांटा ऑफ या क्वांटम ऑफ लाइट अगर हो जाए तो उसको हम स्पेशल नाम देते हैं कॉल्ड फोटोन, लाइट एनर्जी के केस में, जैसे बल्ब के केस में। दूसरी बात इसने क्या बोली कि जो एनर्जी होगी, ईच जो फोटोन है या ईच एनर्जी का जो पैकेट्स है जिसको फोटोन बोल रहे हो, एनर्जी के ईच पैकेट की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। फिर उसने दूसरा पॉइंट क्या दिया, एनर्जी ऑफ ईच पैकेट्स, मतलब फोटोन जो है या क्वांटा जो है, तो एनर्जी ऑफ ईच पैकेट्स जो क्वांटा है हमारे पास, एनर्जी ऑफ ईच पैकेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। सपोज एक एनर्जी है, एक क्वांटा की एनर्जी है ई क्यू, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी फ्रीक्वेंसी के। ई क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनटू फ्रीक्वेंसी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनटू बेटा फ्रीक्वेंसी है, तो उसने कहा कि फिर इक्वेट कैसे करें, तो उसने बोला कि एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो लिख दो, ई क्यू इज इक्वल टू किसी की भी एनर्जी एच न्यू के बराबर आएगी। एंड ई क्यू इज इक्वल टू एच न्यू। एच हेयर एच क्या है, हेयर एच इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू जनरली गिवन होता है आपको, मैंने बताया भी एक दो जगह, जैसे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 SI यूनिट में जूल सेकेंड होगा। E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। और यू नो दैट न्यू किसके बराबर होता है, सिंस वी नो दैट न्यू इज इक्वल टू C बाई लेमडा, अभी पढ़ा हमने। तो न्यू इज इक्वल टू है तो भाई एनर्जी ही ना, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो आप ये भी तो लिख सकते हो, एक क्वांटा की एनर्जी कितनी आ जाएगी, ई क्यू इज इक्वल टू एच, या तो न्यू लिख दो, या वो कह रहा है क्या लिख दो, एच न्यू की जगह लिख दो C बाई लेमडा। यहां पर ई क्यू क्या चीज है बेटा, ई क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी ऑफ ईच पैकेट्स, ईच पैकेट की एनर्जी कर रहा है। फिर एच जो है प्लैंक कांस्टेंट, सी और लेमडा आ जाएगा। तो वो क्या कह रहा है कि सपोज ऊपर वाला आपने बल्ब लिया, सपोज मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं, जैसे सपोज कहता है कि ये आपका बल्ब जल रहा है, येलो कलर की लाइट दिखाई दे रही है आपको बल्ब से। एक्चुअल में वो जो लाइट निकल रही है वो कहता है उस वो पैकेट्स में निकल रही है, एक पैकेट की एनर्जी है ई क्यू। फिर जितने पैकेट निकलेंगे सबकी एनर्जी सेम है, ई क्यू, हर किसी की एनर्जी सेम जा रही है, ई क्यू सबकी एनर्जी सेम है। अगर बेटा सबकी एनर्जी सेम होगी तो ई क्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, एच कॉन्स्टेंट, सी भी कॉन्स्टेंट। सी क्या चीज है, सी की वैल्यू फिक्स है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट। फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा डिफरेंस नहीं लेते स्पीड और उसमें, तो स्पीड ऑफ लाइट, और ये फिक्स है 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट हो गए, तो एनर्जी लेमडा पे डिपेंड करेगी। तो इसका अगर ई क्यू फिक्स है तो लेमडा भी तो फिक्स होगा, लेमडा जितना पहले वाले का होगा सबका लेमडा उतना आ जाएगा। तो लेमडा फिक्स हो गया, लेमडा कलर को ही तो रिप्रेजेंट करता है। मान लो येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे आपने ऊपर दिखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में देखा आपने,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बात की आपने कि आपको 7 कलर की लाइट दिखाई देती है। एक्चुअल में वो तो एक लोकल लैंग्वेज में हम लाइट का बोल देते हैं या कलर बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में हर एक कलर का मतलब एक फिक्स वेवलेंथ होता है। जैसे हम विजिबल लाइट देखें तो अप्रोक्सीमेट जो ये वेवलेंथ है विजिबल रेंज में, अप्रोक्स कह रहा हूँ, अप्रोक्स हम कह सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के, और ये आपका अप्रोक्स 78 या 8000 भी बोल सकते हो, 7800 याद रखने वाली वैल्यू है। 800 एंगस्ट्रॉम तक देखते हो तो ये विजिबल रेंज की लाइट होगी। 4000 से सबकी अलग, वायलेट की जो कम होगी, थोड़ा इधर जाओगे तो रेड की थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन सबकी एक पार्टिकुलर वैल्यू होगी। एक पार्टिकुलर वैल्यू पर एक पार्टिकुलर कलर दिखाई देगा आपको। तो अब वो कह रहा है कि जो आप लाइट देख रहे हो एक्चुअल में वो कंटिन्यूअस दिखाई दे रही है आपको, कंटिन्यूअस है नहीं, बस उसके बीच टाइम पीरियड इतना कम है कि जैसे पंखा है, पंखा अगर रुका हुआ हो तो आपको दो तीनों ब्लेड जो हैं, जो पंखे के 3 ब्लेड हैं और 4 ब्लेड हैं, यू कैन सी द डिफरेंस, डिस्टेंस बिटवीन द ब्लेड्स, और जो है क्लियरली। लेकिन अगर पंखा चला दो आप, तेजी से घूमेगा तो आपको ब्लेड के बीच का डिस्टेंस दिखाई ही नहीं देगा। सेम वही चीज है कि जब ये लाइट जब निकलने लगती है, इमिटेड होती है लाइट, तो जो छोटे छोटे पैकेट्स के बीच का टाइम गैप है वो हमें पता ही नहीं लगता। इसलिए हम बोलते हैं कि प्लैंक ने बोला कि यहाँ पर लाइट जो निकल रही है वो डिस्क्रीट स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी में निकल रही है, जिसको क्वांटम या फोटोन बोल रहे हो, और ईच पैकेट की एनर्जी सेम है। एनर्जी सेम है तो उसकी वेवलेंथ भी सेम है। हाँ, अगर कहता है कि आप टोटल निकालना चाहते हो, देखो टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या होगा, जितनी एनर्जी है वो सारी ऐड कर दो, टोटल एनर्जी इमिटेड, टोटल, सपोज हमें ये कैलकुलेट करना है कि टोटल एनर्जी इमिटेड कितनी हुई है, तो नंबर ऑफ पैकेट्स इनटू एनर्जी ऑफ ईच पैकेट्स, एनर्जी ऑफ ईच पैकेट्स। तो नंबर ऑफ टोटल एनर्जी आ जाएगी ईटी, नंबर ऑफ पैकेट सपोज एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक पैकेट की एनर्जी सपोज है ई क्यू, तो टोटल एनर्जी आप निकाल सकते हो। और ई टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैकेट्स एन, एक पैकेट्स की एनर्जी ई क्यू जो है वो एच न्यू या फिर एन एच सी बाई लेमडा से निकाल सकते हैं। जो फार्मूले हैं वो सारे यूज कर सकते हैं। तो उस साइंटिस्ट ने क्या किया, एक नई चीज बताई। उसने बोला कि जो एनर्जी होती है वेव में तो चलती ही चलती है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी मिलते हैं हमें कि जो एनर्जी इमिट हो रही है वो कंटिन्यूअस नहीं हो रही, वेव की तरह नहीं चल रही। मतलब ऐसे कंटिन्यूअसली जो है वहां ऐसे नहीं दे रहे आप उसको कंटिन्यूअसली, उसको आप छोटे छोटे पैकेट्स में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उसको आप क्वांटा कह रहे हो। इसलिए हम बोलते हैं इसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसलिए इसको प्लैंक क्वांटम थ्योरी बोला गया है। तो सपोज मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक प्रॉब्लम देता हूं। लेट लेट्स सी दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज दिस, प्रॉब्लम से पहले एक नोट बता देता हूं। आपने कभी बल्ब के ऊपर देखो लिखा होगा पावर, तो जो पावर होती है, फिजिक्स ये कहती है पावर का मतलब होता है एनर्जी पर टाइम, एनर्जी पर टाइम। मतलब पावर पी है तो एनर्जी अपॉन ई टी आ जाएगा, टी इज इक्वल टू टाइम हो जाएगा। सपोज पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, जैसे एनर्जी पर टाइम, जैसे एनर्जी का यूनिट जूल होता है, पर टाइम जैसे जूल पर सेकंड, तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका पावर का, जूल पर सेकंड। पर सेकंड तो एनर्जी पर सेकंड जो होती है पावर होती है, तो पर सेकंड में एनर्जी ही, टी जो है टाइम है, अगर टाइम 1 सेकंड ले लूं मैं, तो जो पावर होगा वही तो एनर्जी हो जाएगा। तो पावर लिखी होती है, पावर का मतलब बल्ब का ये होता है कि पर सेकंड में कितनी एनर्जी बाहर बल्ब जो है आपको इमिट कर रहा है। सपोज लेट्स सी दिस एग्जांपल, सपोज ए बल्ब इज रेटेड 100 वाट, पावर का यूनिट जूल पर सेकेंड या वाट भी लिख सकते हो, 100 वाट। इट एमिट wavelength of 6600 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द, कुछ पॉइंट डालते हैं, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन।
दूसरा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड। ये मुझे प्रॉब्लम दे दिया उसने। ए बल्ब इज रेटेड 100 वाट, it emit wavelength of 6600 angstrom, calculate the energy of each photon and number of photon emitted per second। सपोज ये मुझे निकालना है, मैं थोड़ा सा कुछ विजुअलाइज करता हूं, मैं कुछ सोचता हूं कि भाई ये एक बल्ब है, ये बल्ब जो है लाइट इमिट कर रहा है और पैकेट्स में कर रहा है, ये पैकेट्स जा रहे हैं, सपोज एन पैकेट्स बाहर हो गए, एन फोटोन, और ईच फोटोन की एनर्जी सपोज मैंने ले ली ई क्यू है, क्योंकि वेवलेंथ मुझे गिवन है, वेवलेंथ सबका सेम होगा, जो वेवलेंथ इसका होगा वही इसका होगा वही इसका होगा, और वेवलेंथ वो बता रहा है आपका हर एक जो है वो, तभी तो सेम कलर दिखाई देगा, 6600 एंगस्ट्रॉम में जा रहा है। तो पहला फार्मूला मुझे निकालना है, पहला पॉइंट था मेरा कि मुझे ये कैलकुलेट करना है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एक फोटोन का एनर्जी निकालना है बेटा। तो एनर्जी को, एक फोटोन की एनर्जी को ई पी लिख सकते हैं, ई क्यू लिख सकते हैं, कुछ मर्जी लिख लो, ई क्यू लिख दो, ई पी लिख दो, ई पी मतलब फोटोन, क्यू मतलब क्वांटम। तो सपोज एक क्वांटा की एनर्जी हमने पढ़ी थी, ई क्यू इज इक्वल टू था एच न्यू, और ई क्यू इज इक्वल टू जो एच न्यू था, न्यू इज इक्वल टू था सी बाई लेमडा, तो ई क्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो एच की वैल्यू हमें पता होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻³ -34 जूल एच की वैल्यू आ गई बेटा। सी की वैल्यू भी हमें आती है, ये एग्जामिनर नहीं देगा, हमें पता होनी चाहिए। सी इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ दे रखा है आपको, लेकिन वेवलेंथ देखो तो ऊपर वाले दोनों एसआई यूनिट जा रहे हैं, तो 1 एंगस्ट्रोम इज इक्वल टू, पिछले दिनों हमने किया था 10⁻⁻10 मीटर होता है, 1 एंगस्ट्रोम इज इक्वल टू, तो 6600 एंगस्ट्रोम को लिख देता हूं 10⁻⁻10 मीटर। तो इससे एनर्जी निकल आएगी। देखो आप यहां से कैलकुलेट करोगे, यूनिट का ध्यान रखोगे तो आपको हमेशा हेल्प मिलेगा। सेकंड से पर सेकंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, और एक वैल्यू आ गई हमारे पास, एनर्जी ऑफ ईच पैकेट्स की वैल्यू आ गई। इसको मैं अगर हटा दूं तो एक जीरो और आ गया। अब देखो 66 से कैंसिल हो गया, ये रह गया 10-3, तो 10 - 10 तो -7, ये ऊपर हो गया पॉजिटिव का 15, 19, तो 3 इंटू 10⁻⁹ जूल आ गई एनर्जी। एक पैकेट की एनर्जी आ गई बेटा मेरे पास। अब मेरे पास एक पैकेट का एनर्जी आ गया, तो दूसरा जो पार्ट था वो मुझे क्या निकालना है, देखो ये बेटा क्लियर, पहला पार्ट, किसी को कोई डाउट हो तो। फर्स्ट पार्ट में एनर्जी ऑफ ईच फोटोन निकालना है, तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन का फार्मूला ई क्यू इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू तो नहीं है लेकिन लेमडा तो है, तो ई क्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, एच सी और लेमडा की वैल्यू रख दी। क्लियर है बेटा, चलूं आगे सेकंड पार्ट पर। यस सर। सेकंड पार्ट देखो मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड। अब नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड वो भी पर सेकंड निकालने, तो हमारे पास फार्मूला अब कैसे निकलेगा, हमें ये पता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन इनटू एनर्जी ऑफ ईच पैकेट, ईटी इज इक्वल टू एन क्यू, एन नंबर निकालना है, ई क्यू है, और टोटल एनर्जी क्या होता है, सिंस टोटल एनर्जी होता है जो आपकी पावर होती है, पावर पर सेकेंड हो तो 1 सेकेंड, तो पावर 1 सेकेंड में तो बता रखा था उसने स्टार्टिंग में कि वो कह रहा था कि पावर कितना है, तो एनर्जी कितना आ गया, देखो पावर कितनी आ गई, पावर जो आई 100 वाट। 100 वाट का मतलब है 100 जूल पर सेकेंड, तो टोटल एनर्जी ये आ गई, ये टोटल एनर्जी 100 जूल हमारी टोटल पर सेकेंड में इतनी एनर्जी आपकी है, इतनी पावर का मतलब इतनी एनर्जी पर सेकेंड दे सकता है, तो ये हो गया टोटल एनर्जी, ईटी भी आ गया। अब हमारे पास ईटी भी आ गया, ई क्यू भी आ गया, एन ही तो निकालना है सिर्फ, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, तो टोटल एनर्जी देखो ईटी, टोटल एनर्जी आ गया 100 जूल। नंबर ऑफ इमिटेड फोटोन, सपोज एन निकालना चाहते हो, एनर्जी ऑफ ईच पैकेट्स आप निकाल चुके हो ऊपर, 3 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जूल से जूल कैंसिल, तो नंबर बच गया आपके पास, तो नंबर इज इक्वल टू आ गया 3 इंटू 10⁻, ये आपका नहीं, एन इज इक्वल टू 100, और डिवाइडेड आ गया 3 इंटू
10⁻⁻19, तो ये हो गया आपके पास 1/3, अप्रोक्सीमेट हो गया 10, इसको 10 ले लेता हूँ, 10/3, तो 10 - 19 प्लस का हो गया, एक जीरो ऊपर है तो 20, तो अप्रोक्सीमेट क्या आ गया, 10 से करूंगा तो 3, अप्रोक्सीमेट 3 इंटू 10⁻20 पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और एनर्जी कोई पैकेट्स को क्या बोलते हो आप, क्वांटा, और इसी को क्या बोलते हो आप, फोटोन, लाइट का केस हो जाए तो फोटोन बोलते हो। तो इस टाइप से प्लैंक जो था, प्लैंक साइंटिस्ट ने एक बेटा नया आइडिया दिया कि जो लाइट है वो ये नहीं है कि हमेशा ही वेव नेचर हो सकती है, लाइट कुछ फिनोमिना में पार्टिकल नेचर भी शो कर सकती है, वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी शो कर सकती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हम उसकी वेव नेचर देख रहे हैं और प्लैंक थ्योरी से हम पार्टिकल नेचर देख रहे हैं। तो अल्टीमेटली फिर देखो, एक मैं नॉलेज क्लाउड देता हूं आपको, एनर्जी कंजर्व होती है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, तो एनर्जी को डायरेक्ट ऐड करते हैं। अगर मैं कोई एनर्जी दे दूं आपको E1 प्लस E2 प्लस E3, तो सारी एनर्जी ऐड करोगे, टोटल एनर्जी आ जाएगी। लेकिन अगर आप उसकी वेवलेंथ नोट करोगे तो वेवलेंथ डायरेक्ट नहीं करनी, उसका रेसिप्रोकल करना है, तो 1/λ1 ऐड करना है तो ऐड कर देना, माइनस करना है तो माइनस कर देना, λ2 इज इक्वल टू टोटल लैम्डा। एनर्जी का फार्मूला लगाना है तो ऐसे लगाना है, E1 प्लस E2, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, जो भी करना है, प्लस माइनस जो भी करना है, और इसमें भी प्लस माइनस जो भी करना है, जैसा कंडीशन दे दिया है आपको वैसे करना है, तो प्लस माइनस इस टाइप से करना है। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज 2 radiation of 300 nanometer and 200 nanometer are absorbed by a source. If this source emit all the wavelength immediate, then calculate the emitted wavelength in nanometer। तो क्या हुआ देखो बेटा, सपोज ये कोई सोर्स है, ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था, सोर्स था, यहां पर मैं कह रहा हूं कि दो रेडिएशन आ रहे हैं, एक रेडिएशन आ रहा है और ये रेडिएशन जो है इसका लेमडा नैनोमीटर से डिसाइड होगा, लेंथ से डिसाइड है, इट मींस इट गिव्स द वेवलेंथ। तो λ1 दे रखा है उसने, 300 नैनोमीटर एक वेवलेंथ आ रही, और एक दूसरा रेडिएशन आ रहा है, वो कह रहा है ये दोनों इसके पास आ गए और उसका वेवलेंथ ले दिया λ2, ये इज इक्वल टू आपको देखो दे रहा है बेटा 200 नैनोमीटर, ये आपको 200 नैनोमीटर दे दिया। अब कहता है इसके पास ये वेवलेंथ आ गया, ये रेडिएशन आ गई, लेकिन इमीडिएट इसने क्या किया, इस सारी वेवलेंथ को बाहर निकाल दिया, ये वेवलेंथ बाहर निकाल दी। सपोज ये है λt और ये हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब इसके पास दोनों आए, दोनों को मिलके इधर हटा दिया। तो आपने जब अब सम करना है तो डायरेक्ट नहीं करना, आपने फार्मूला ये यूज करना है, 1/λ1 प्लस 1/λ2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/टोटल लैम्डा। इस टाइप से सोल्व करना है आपने टोटल लैम्डा, क्योंकि एनर्जी का रेसिप्रोकल होता है और एनर्जी कंजर्व होती है। तो λt निकालना है तो पहले ऐसे सोल्व करो। तो अब इसको देखो सोल्व करता है तो डायरेक्ट फार्मूला बना लो। क्या आएगा फार्मूला, λ1 इंटू λ2, λ2 प्लस λ1 इज इक्वल टू 1/λt। फिर λt निकालोगे तो λt इज इक्वल टू, ये इधर ले जाओ, λ1 इंटू λ2 और यहां कर दो λ1 प्लस λ2। हाँ, अब चाहे तो आप ऊपर वाले फार्मूले से कर दो, चाहे ये एक फार्मूला याद कर लो, आप डायरेक्ट बना लो। तो जब भी आपको λt निकालना होगा तो λt देखो क्या आएगा, λ1 है 300 और λ2 है 200, इधर जो है फिर 300 प्लस 200
तो टोटल लेमडा टी आ गया 300 इंटू 200, 3 टू जा 6, 1 2 3 4, और ये 3 और 2 आ जाएगा 500, ये से कैंसिल हो जाएगा। ये फिर आप इसको सोल्व करोगे तो लेमडा टी इज इक्वल टू आ जाएगा, 6 से निकालोगे 605, तो कितना आ गया देखो 2, तो 120 आ गया, 5 1 जा 5, तो ये 10 आ गया, 5 2 जा 10, इतना नैनोमीटर आ गया। तो जब भी आपको लेमडा सोल्व करने हो, तो लेमडा अगर आप उसको सोल्व करने हो तो प्लस या माइनस जो भी करना हो तो रेसिप्रोकल का प्लस और माइनस करना लेमडा की कैलकुलेशन, बिकॉज एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा। एनर्जी तो डायरेक्ट प्लस या माइनस हो जाती है, लेकिन लेमडा जो होते हैं 1/लेमडा उनके ऐड या माइनस हो जाते हैं। तो ये क्या पार्ट हुआ अभी हमने थोड़ा, मैंने बताया आपको, मुझे क्योंकि केमिस्ट्री में वापस आना है एक्चुअली, मैंने वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट द सम फिजिक्स। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर स्पेसिफिक रेडिएशन, electromagnetic radiation are specific radiation which have some characteristic points, but behave of light is also an example of electromagnetic radiation, but behave of light are of two types, so we can say that dual nature of light exhibit dual nature. Which are the dual nature? One is the particle nature and second is the wave nature. Wave nature को हम लेमडा से देख लेते हैं, particle nature को हम मोमेंटम से देखते हैं, p से देखते हैं, मास से हम उसको कंसिडर करते हैं। तो इस बात में क्या है कि ज्यादातर जितनी आप चीजें पढ़ते हो सारी वेव नेचर से ही एक्सप्लेन होती हैं। तो कई ऐसे फिनोमिना है, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये याद करनी है लिस्ट आपको। फिनोमिना एक्सप्लेन्ड बाय, दो पार्ट कर देते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट, और दूसरे जो करते हैं हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जनरली अब तक जितने पढ़ते आए या फिजिक्स में पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ोगे वेव्स के, वो सारी वेव नेचर में आएगी। जैसे आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि लाइट डिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होती है, ये सब इसके एग्जांपल है। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन फिनोमिना लाइट की वेव नेचर से एक्सप्लेन होता है। डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्ट होती है मिरर पर आकर के, तो डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, पोलराइजेशन, फिजिक्स में सारी चीजें पढ़ोगे आप। इंटरफेरेंस, ये भी फिजिक्स में पढ़ोगे, अभी नाम याद कर लो। तो ये सारे जितने भी फिनोमिना देखोगे ये सब अब वेव नेचर से एक्सप्लेन होंगे। बट कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन होते हैं, तो वो कौन से हैं वो जनरली याद कर लो। जैसे नंबर 1, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। किसी एटम का भी स्पेक्ट्रा बताऊंगा क्या होता है लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, डिसकंटिन्यूअस। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, इवन चाहे हाइड्रोजन एटम हो, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। नंबर 2, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सारी चीजें पढ़नी है, अभी सिर्फ नाम लिख रहा हूं बेटा, हो सकता है कभी किसी किसी बच्चे ने तो नाम ही ना सुना हो, तो पहले नाम याद करने आपने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये सब पढ़ेंगे हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नंबर 3, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। अभी सिर्फ नाम याद करने आपने। 5th, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी विद टेम्परेचर। देखो 5 नाम याद करने। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, अगर मशीन में डाल के एटम में इलेक्ट्रॉनों का ऊपर नीचे जंप करने पर जो हमें फोटो मिलेगी वो देखें तो उसमें हमें लाइंस दिखाई देंगी।
कंटिन्यूस नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर लाइट कंटिन्यूस इमिट होती तो बिल्कुल ऐसा दिखाई देता आपको, कंटिन्यूस। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें ऐसे लाइन दिखाई देती है, कंटिन्यूस नहीं दिखाई देती। तो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम अगर कंटिन्यूस होती, वेव की तरह चलती लाइट, तो कंटिन्यूस होता तो ऐसा स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए था। एक्चुअली लाइन मिल रही है तो इसका मतलब गैप आ रहा है, गैप आ रहा है तो पार्टिकल जो एमिट हो रहे हैं उस हिसाब से, जो प्लैंक ने बताया था उसके हिसाब से स्पेक्ट्रा बन रहा है, तो इसको बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। ये सब पढ़ना है आपने पूरा, 11th 12th में आ जाएगा सारा। सेकंड देखो नाम दे रखा है मैंने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकंड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्ड है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सारे प्रोसेसेस पढ़ने हैं आपने। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट एट वेरिएशन ऑफ हीट, ये भी पढ़ना है। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी विद टेम्परेचर। ये 5 ऐसे फिनोमिना हैं जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन होते हैं। तो बेटा मैं अब पूछ रहा हूं कुछ, फिर आगे बढ़ूंगा। पहले आप देखता हूं ये चीजें कुछ समझ आई। लाइट, लाइट की कितने बिहेव होते हैं? सर टू। 2 टू कौन कौन से बिहेव होंगे बेटा? वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर किसने बताया था? सर प्लैंक। प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने बताया था कि लाइट जो है ये पैकेट्स में, एनर्जी के पैकेट्स में इमिट या एब्जॉर्ब होती है। तो जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, डिसकंटिन्यूस पैकेट्स, डिस्क्रीट पैकेट्स निकलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्वांटम। क्वांटम। या लाइट हो तो स्पेशली, वैसे सबको क्वांटम बोल सकते हो। अगर लाइट का केस हो तो लाइट के क्वांटम को आप फोटोन बोल सकते हो। फोटोन। ऐसे कौन कौन से फिनोमिना हैं जो लाइट की पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होते हैं? तो ये 5 रट लोगे। क्या क्या नाम दोगे, एक बार बोल के दिखा दो। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी विद टेम्परेचर। हाँ, तो बेटा इन 5 में से कोई भी आ जाए तो वो आपको लाइट की पार्टिकल नेचर कंसीडर करोगे तभी एक्सप्लेनेशन दे पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो अब आते हैं बोहर थ्योरी पर दोबारा हम। तो बोहर ने क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखा था। उसने बोला था कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये इलेक्ट्रॉन ऊपर या नीचे जंप करेगा तो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होगी, आपने पढ़ा था उसमें। तो वो जो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होगी वो पैकेट्स में होगी। पैकेट्स में होगी तो हर एक पैकेट का एक वेवलेंथ होगा, वो एक लाइन की फॉर्म में शो दिख करेगा। इसलिए हम ये अगेन वापस बोहर थ्योरी पर आ रहे हैं हम। तो इसको बोलते हैं, सपोज हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो इसमें क्या करते हैं हम, ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस, a sample of hydrogen gas is get excited, then electron of hydrogen atoms are excited in their higher energy level and now they again get de-excited in lower energy level. During this de-excitation, of electron, energies are emitted in spectral line of particular wavelength। इसी बात को मैं समझाता हूं आपको, देखो क्या कहना चाहता है। सपोज वो कह रहा है कि आप हाइड्रोजन गैस लो, तो हाइड्रोजन गैस में डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं। हम एक ग्लास की कोई ट्यूब लेते हैं,
और ग्लास की ट्यूब में हाइड्रोजन गैस का सैंपल लेते हैं। तो हाइड्रोजन गैस का सैंपल ले लिया तो इट मीन्स हमारे पास बहुत सारे इसमें हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल हो जाएंगे, बहुत सारे। इसको हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, हाई वोल्टेज लगाते हैं। जब हम हाई वोल्टेज लो प्रेशर पर रख के लगाएंगे तो इसमें क्या होगा कि अंदर वाले हाइड्रोजन का जो सैंपल है, अब देखो थोड़ा सा मैं ऐसे सोचते हैं, अंदर वाले हाइड्रोजन मान लो H2 मॉलिक्यूल है, पहले एटम में कन्वर्ट होंगे, हर एक हाइड्रोजन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये सैंपल। और हर एक हाइड्रोजन है, और हर एक हाइड्रोजन के पास आपने देखो अभी पढ़ा है कि एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, और हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत सारे लेवल भी तो होते हैं उसके पास। तो सपोज ये ईच हाइड्रोजन एटम हर किसी के पास ऐसा ही होगा। तो अब होगा क्या कि जैसे मान लो एक हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, सपोज वन हाइड्रोजन एटम है, मैंने एक का सीन रियलाइज कर लिया कि सपोज वन हाइड्रोजन ऐसे था, जब पहले क्या था, ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन था सपोज फर्स्ट स्टेट में, और ऐसे उसके अंदर बहुत सारे एनर्जी लेवल आगे हैं, इन्फिनिटी तक है, सपोज जैसे आपने पढ़ा ऐसे एनर्जी लेवल थे। अब हमने क्या किया, अभी इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में, लेकिन जैसे इसको एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से अपने किसी भी हायर स्टेट में जा सकता है, किसी में ही जा सकता है। अब अलग अलग एटम में वो अलग अलग जगह जा सकता है, जहां भी चला गया, तो लेकिन चला गया तो उसको हम एक्साइट बोल देंगे ना। अब अपनी ग्राउंड स्टेट में तो नहीं है वो इलेक्ट्रॉन, वो ग्राउंड स्टेट में नहीं है, किसी और स्टेट में जाके चला गया, सपोज यहां पहुंच गया, तो यहां से वो यहां पहुंच गया। अब वहां से क्या वापिस आएगा वो, तो जब वापिस आएगा तो वापिस जैसे कहीं भी ऐसे ऐसे होता हुआ कहीं भी वापिस आएगा, तो जैसे जैसे वापिस आएगा तो अपनी एनर्जी जो है इमिट करता आएगा। वो एनर्जी का जो होगा एक पार्टिकुलर वेवलेंथ होगा, तो वो वेवलेंथ जो बोलते हैं उसको हम स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। तो किसी भी हाइड्रोजन सैंपल को जब एक्साइट किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर में चले जाते हैं, हायर से फिर वो लोअर में आते हैं। सपोज कहीं भी चला गया, तो अब जब हायर से लोअर में आएगा तो कोई ना कोई वेवलेंथ करेगा, तो उसकी कैलकुलेशन निकाल सकते हो। इफ सपोज मैं इसका पॉइंट सब पॉइंट बना देता हूं जिससे इजी हो जाए आपके लिए। सपोज हमें ये करना है, कैलकुलेशन ऑफ wavelength of spectral line obtained by de-excitation of electron from higher energy level to lower energy level। कैसे, सपोज हमने एज्यूम कर लिया कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था, ऊपर चला गया था, ये न्यूक्लियस था हाइड्रोजन का, यहां से सपोज कोई लोअर एनर्जी लेवल था, कोई सा भी हो सकता है, मैं उसको अब क्या लिख देता हूं, मैं इसको लिख देता हूं लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल। ये आपका बेटा लोअर एनर्जी लेवल था। सपोज इस लोअर एनर्जी लेवल का जो ऑर्बिट नंबर है वो सपोज NL है, N लोअर है, और एनर्जी जो उसकी है वो E लोअर है। यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी हायर में चला गया, कोई से में चला गया, जिसका ऑर्बिट नंबर सपोज N हायर है, और ये हमारा हायर एनर्जी लेवल है। सपोज की एनर्जी है EL, E हाई, H, EH E हायर, EL लोअर। इलेक्ट्रॉन पहले यहां था, यहां से इधर चला गया था, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से ये इधर चला गया, अब ये वापस आ रहा है, इधर आया वापस, इसको बोलेंगे डी एक्साइटेशन। अब जो प्रोसेस हो रहा है वो आ रहा है डी एक्साइटेशन। मैं बाद वाले प्रोसेस की बात कर रहा हूं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर होगा तो इसको हम बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचेगा तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कहता है जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पहुंचेगा तो एक एनर्जी को इमिट करेगा, ये एनर्जी बाहर जा रही है,
तो इमिशन ऑफ एनर्जी होगी, इमिशन ऑफ एनर्जी होगी। अब ये एनर्जी इमिट हुई सपोज डेल्टा ई, तो एनर्जी इमिट होगी तो वो क्या होगी, वो पैकेट्स में होगी। ये इस छोटे छोटे पैकेट्स में एनर्जी में जो पैकेट्स हैं उनमें इमिट होगी, जिनको आप फोटोन बोलोगे। तो ये डेल्टा ई आ गया। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि डेल्टा ई की वैल्यू क्या लिख सकता हूं बेटा मैं ऊपर वाले डायग्राम से? अगर मैं डेरिवेशन के हिसाब से सोचूं तो डेल्टा ई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? एनर्जी डिफरेंस जो है डेल्टा ई इज इक्वल टू लिख सकता हूं ई हायर माइनस ई लोअर। डेल्टा ई इज इक्वल टू इन दोनों ऑर्बिट के एनर्जी का डिफरेंस जो है वो डेल्टा ई है। तो डेल्टा ई जो होगी ई हायर और लोअर के बीच का डिफरेंस होगा। अब आपने पढ़ा, आपने फार्मूला पढ़ा लास्ट क्लासेस में, ई इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? किसी की भी एनर्जी जो होती है ई, क्या फार्मूला पढ़ा था? माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये एनर्जी पढ़ा था आपने एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब ई इतना है, तो ई हायर क्या हो जाएगा? सो ई हायर इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? सही किया ना? ठीक है, जेड स्क्वायर ई 4 डिवाइडेड बाई एन। एन चेंज होगा, अगर हायर है तो हायर का स्क्वायर, एन हायर स्क्वायर और एच का स्क्वायर, ई हायर। अगर मुझे ई लोअर लिखना होता तो बेटा कितना होता ई लोअर? तो ई लोअर में बस एन लोअर हो जाता, बाकी सब तो वही होता। तो ई लोअर इज इक्वल टू क्या आ जाता? माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 डिवाइडेड बाई एन लोअर का स्क्वायर एच का स्क्वायर। तो एक आपकी इक्वेशन सपोज फर्स्ट आ गई, उसमें ई हायर की वैल्यू आ गई, ई लोअर की आ गई। और डेल्टा ई क्या होगा? एक तीसरा फार्मूला भी तो बन जाएगा आपका, डेल्टा ई। डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू बनेगा बेटा, क्योंकि एनर्जी ही तो है। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? एच न्यू। या क्या लिख सकता हूं? न्यू की वैल्यू क्या होती है? सी बाई लेमडा, तो एच सी बाई लेमडा भी लिख सकते हो। तो सपोज ये सेकंड इक्वेशन होगी आपकी, ये थर्ड होगी और ये फोर्थ होगी। ये फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई हायर ई लोअर एंड डेल्टा ई इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, जो भी आपने बनाई है इक्वेशन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो डेल्टा ई की जगह वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास? एच सी बाई लेमडा। ई हायर की जगह देखो क्या आ जाएगा? ई हायर आ जाएगा माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 अपॉन एन हायर का स्क्वायर एच का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर ई लोअर अगेन माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 अपॉन एन लोअर का स्क्वायर और एच का स्क्वायर। एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू, अब आप जो कॉमन है वो निकालो। देखो माइनस माइनस प्लस करके पहले प्लस कॉमन बाहर निकाल लेता हूं। तो 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 अपॉन एच का स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। तो इधर क्या रहेगा? देखो माइनस और माइनस माइनस प्लस इधर इधर वाले में, तो प्लस का मतलब हो गया लोअर का स्क्वायर, इधर वाले माइनस बाहर रह गया, एन अपॉन हायर का स्क्वायर, लोअर का स्क्वायर हायर का स्क्वायर। एक फार्मूला बन गया एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू, ये सब आ गया। इससे क्या है कि याद रखने के लिए छोटा फार्मूला कर देते हैं। अब डेरिवेशन हो गया, अब इसको हम क्या कर देते हैं? इसको थोड़ा स्मॉल कर देते हैं, एच सी सारा एक तरफ ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा मेरे पास 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 अपॉन एच सी, ये एच ये तो सी एच का क्यूब, 1 अपॉन लोअर एनर्जी का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हायर एनर्जी का स्क्वायर, 1 अपॉन लेमडा। ये एक फार्मूला आ गया। इसमें जितने कांस्टेंट होते हैं
वो कांस्टेंट हम अलग कर देते हैं। देखो 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर E4 अपॉन CH3। अगर ये कांस्टेंट सारे एक साथ ले लें और इसकी वैल्यू हम CGS में निकाल लें, इन CGS सारी वैल्यू क्योंकि रख सकते हो सबकी, इन CGS में वैल्यू रख दें तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, वो कांस्टेंट होगा RH, और इस कांस्टेंट को बोलेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन होगा ये। और इसकी वैल्यू अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो वैसे गिवन होगी हमेशा 10,9,700 सेंटीमीटर इनवर्स में रख देना वैल्यू, नोमेरिकल करना हो तो इजी करने के लिए। वैसे 677 होता है, आप 700 अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। तो रिडबर्ग कांस्टेंट, तो आपके एग्जाम में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वैल्यू, ये तो गिवन ही होगी। आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाली वैल्यू जो मैंने इधर रखा है एक्सप्रेशन, वो आएगा रिडबर्ग कांस्टेंट ऑफ RH की वैल्यू बताओ, एक्सप्रेशन बताओ। तो RH इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर E4 अपॉन CH3 हो जाएगा, इसको बोलेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट। तो इससे हमारा ये फार्मूला जो हो जाएगा एक छोटा फार्मूला बन जाएगा बेटा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R हाइड्रोजन वाला RH Z स्क्वायर 1 अपॉन लोअर एनर्जी का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हायर एनर्जी का स्क्वायर। ये वैल्यू कैलकुलेट, हम लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। और 1 अपॉन लेमडा मैंने जो बोला था आपको न्यू बार होता है, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू न्यू बार। तो आप ये भी लिख सकते हो कि 1 अपॉन लेमडा, सिंस अभी हमने पढ़ा था 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू न्यू बार, तो न्यू बार इज इक्वल टू चाहे कह दो 1 अपॉन लेमडा, वेवलेंथ निकालना है तो RHZ स्क्वायर 1 अपॉन लोअर एनर्जी का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हायर एनर्जी का स्क्वायर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यू बार कैलकुलेट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो फार्मूला याद रखना है, RH की वैल्यू आपको गिवन होगी, Z का पता ही है आपको, हेयर क्या क्या रखना है, Z का मतलब हो जाएगा एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन है तो 1 लिख देंगे एटॉमिक नंबर। NL का मतलब होगा जो भी आपका लोअर एनर्जी लेवल है, लोअर एनर्जी लेवल। NH का मतलब जो मैंने लिखा है NH, वो आपका आ जाएगा हायर एनर्जी लेवल। लेमडा का मतलब हो जाएगा वेवलेंथ। किसकी वेवलेंथ बेटा बता सकते हो मुझे ये बात? वेवलेंथ ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन जो कहां हुआ है, इमिटेड, वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिट। अब फोटोन क्या है, जो विजिबल लाइट होती है तो फोटोन होता है, इसलिए हम इस फोटोन ना कह के कोई भी क्वांटम बोल सकते हैं। हम विजिबल होगा तो फोटोन हो जाएगा, विजिबल नहीं होगा तो कोई भी क्वांटम, तो वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बोल दो आप, वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन मतलब पूरा कोई भी क्वांटा, वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, फोटोन भी हो सकता है अगर विजिबल रेंज में आ गया। तो वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड, कहां से भी इमिटेड, ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे जंप करेगा तो एक एनर्जी बाहर निकलेगी, उस एनर्जी की वेवलेंथ है ये स्पेक्ट्रल लाइन। या आप न्यू बार बोलते हो तो इसी को बोल देते हो आप वेव नंबर, वेव नंबर। तो 1 अपॉन लेमडा RHZ स्क्वायर लोअर एनर्जी का स्क्वायर हायर एनर्जी का स्क्वायर। मैं अगेन एक बार कर देता हूं, आपका डेरिवेशन देखो, मैंने यहां से समझाना स्टार्ट किया आपको कि जब हम किसी भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे हाइड्रोजन वगैरह को हम एक्साइट करते हैं तो इनका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो पर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन नीचे से होकर ऊपर जंप कर जाता है। अब वो थोड़ी देर के बाद वापस नीचे आता है, क्योंकि एनर्जी वाले एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा रहेगा नहीं, अनस्टेबल होगा, तो वापस नीचे आएगा। तो वापस नीचे आने पर एनर्जी को इमिट करेगा, ये एनर्जी देखो इमिट हो रही है, ये एनर्जी इमिट होती है तो अलग अलग वेवलेंथ की इमिट होती है। एक पार्टिकुलर डिफरेंस पर एक पार्टिकुलर वेवलेंथ होगा, अगर ये डिफरेंस चेंज हो गया, ये डिफरेंस चेंज हो गया तो डेल्टा ई डिफरेंस चेंज होते ही लेमडा भी चेंज हो जाएगा, लेकिन एक डिफरेंस से एक ही टाइप का वेवलेंथ निकलेगा। तो उसको हमने क्या किया, डेल्टा ई इज इक्वल टू, यहां से हमने बनाना स्टार्ट कर दिया प्रॉब्लम, डेल्टा ई इज इक्वल टू हमने क्या दिया,
डेल्टा ई इज इक्वल टू, यहाँ डेल्टा ई इज इक्वल टू ई एच माइनस ई एल दिया हमने, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई एच माइनस ई एल दिया मैंने, ये मेरी डबल हो गया है, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई हायर माइनस ई लोअर, और इसमें ई हायर ई लोअर ये सारी वैल्यू हमने पुट की है। तो यहां पर मैंने पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई हायर ई लोअर एंड डेल्टा ई। डेल्टा ई की वैल्यू होगी बिकॉज डेल्टा ई इज इक्वल टू एच नहीं होगा तो एच सी बाई लेमडा, और ई की वैल्यू ये होती है, इधर हम पढ़ते हैं ये वाली वैल्यू होती है, बस फर्क क्या आएगा, एन हायर है तो एन हायर हो जाएगा, लोअर है तो लोअर हो जाएगा, वो वैल्यू पुट कर देंगे और उससे हमारा एक फार्मूला बन जाएगा। अब बेटा इससे रिलेटेड हमको अब कुछ क्वेश्चनिंग करनी है, तो हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, लेमडा निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चनिंग नंबर नोट में लिखता जाऊंगा, नंबर 1 देखो, कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन की जो वेवलेंथ होगी सिंस डेल्टा ई पर डिपेंड करेगी, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, एच कांस्टेंट वैल्यू है, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू हैं, ये दोनों तो कांस्टेंट हैं, तो ये दोनों अगर कांस्टेंट है तो क्लियर कट है कि जितना डेल्टा ई डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा लेमडा उसका उतना कम होता जाएगा, या वाइस वर्सा कर सकते हो। तो आपको याद है ना, मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करवाया था, मैंने क्या बताया था उस न्यूमेरिकल के अंदर, उस न्यूमेरिकल के अंदर अगर हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर आपको याद हो रही हो एनर्जी वाली, तो मैंने बोला था कि सपोज ये न्यूक्लियस है, ये सपोज पहले वाला एनर्जी लेवल है E1, पहले और दूसरे में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। सपोज मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, 4 हाइड्रोजन एटम, ये कैलकुलेशन कर देते, न्यूमेरिकल किए थे, E3 की एनर्जी की थी तो एनर्जी डिफरेंस कम होता गया था, याद है E1 और E2 में कितना एनर्जी डिफरेंस आया था बेटा, याद है आप लोगों को? सपोज ये एनर्जी डिफरेंस निकालना है E1 से E2, या ये वाला डिफरेंस निकालना है E3 E2, या ये वाला डिफरेंस निकालना है सीधा E3 से E1, तो जो डिफरेंस होगा वही तो डिसाइड करेगा। तो इसका मतलब डेल्टा ई, देखो डेल्टा ई 1 और 2 से, या ये कहूं कि डेल्टा ई 3 और 2 से ज्यादा है डेल्टा ई 1 और 2 का, या 2 और 1 का, और 2 और 1 से ज्यादा डिफरेंस आ रहा है डेल्टा ई 3 से 1 का। अगर मैं 3 से 1 पर डायरेक्ट आता हूं तो एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, जितना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस आता जाएगा, जिसका एनर्जी डिफरेंस जितना ज्यादा आता जाएगा तो लेमडा उसका, डेल्टा ई जितना बड़ा होता जाएगा लेमडा उसका उतना ही जो है कम होता जाएगा। तो अगर मैं यहां से लेमडा निकालूं तो देखो बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन सपोज मैं कहता हूं कि सिर्फ यहां से यहां जंप करता है इलेक्ट्रॉन, तो ये तो E3 से E2 में डिफरेंस आया, ये आया मेरे पास सपोज लेमडा 1। अगर मैं कह दूं इसके बाद यहां से यहां जंप करता है, सेकंड वाले से फर्स्ट में जंप करता है, तो सपोज लेमडा आया, यहां से एनर्जी डिफरेंस आया है लेमडा 2। सपोज मैं कह दूं कि डायरेक्ट यहां से यहां जंप करता है तो लेमडा 3। तो बताओ बेटा सबसे बड़ा लेमडा वेवलेंथ कौन से वाला होगा, कौन सी लाइन का वेवलेंथ सबसे ज्यादा आएगा? मैंने आपके पास 3 लाइन बना दी, 3 स्पेक्ट्रल लाइन, एक E3 से E2 में जंप कराया फर्स्ट नंबर लाइन, एक मैंने E2 से E1 में जंप कराया सेकंड नंबर स्पेक्ट्रल लाइन, और एक मैंने डायरेक्ट E3 से E1 पर प्रोबेबिलिटी बता दी कि यहां से यहां जंप कर रहा है थर्ड लाइन। तो बताओ कौन सा वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन का? लैम्डा 3 फर्स्ट का। क्यों फर्स्ट का ज्यादा है? क्योंकि उसका एनर्जी डिफरेंस क्या है, जो E3 से E2 है ये एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है, मिनिमम एनर्जी डिफरेंस। तो जिसका एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा, ये देखो फार्मूला, एनर्जी डिफरेंस मिनिमम तो लेमडा जो 1 आएगा वो आपका मैक्सिमम आएगा। अब दूसरा केस देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें से सबसे बड़ा वाला वेवलेंथ कौन सी वाली लाइन का होगा, ये सबसे छोटे वाला, सबसे छोटी वेवलेंथ कौन सी वाली लाइन की होगी, फर्स्ट की सेकंड की? लैम्डा 3। लेमडा 3। क्यों लेमडा 3 का होगा? बिकॉज 3 से जब 1 में जंप कर रहे हो ये वाला एनर्जी डिफरेंस कैसा आ रहा है, मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस आ रहा है। जब एनर्जी डिफरेंस जहां पर मैक्सिमम होगा
एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा तो लेमडा वहां सपोज 3 वाला मिल रहा है, तो वो लेमडा 3 जो हो जाएगा वो आपका मिनिमम हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से होगा। तो क्या लिखोगे आप? वेवलेंथ, ऐसे लिखा हुआ आएगा, वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन is inversely proportional to the energy difference of orbit या एनर्जी लेवल। तो पहला पॉइंट आपको ये दिमाग में रखना है, नोट नंबर 1, एनर्जी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा जहां पर, वहां से जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी उसका लेमडा आपका कम हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे बेटा, दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा क्वेश्चनिंग, अब ये क्वेश्चनिंग हो रही है कंपटीशन की जो अब कर रहे हैं हम। दूसरा प्रॉब्लम देखो, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 मैं आपको अगर ये बोलूं कि रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, तो क्या आंसर दोगे? RH, रिडबर्ग कांस्टेंट जो आपने वैल्यू भी निकाली थी 109700 सेंटीमीटर इनवर्स, रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन अप्रोक्स वैल्यू 10, बाकी गिवन होगी 9700 सेंटीमीटर इनवर्स अप्रोक्स। अगर हाइड्रोजन के लिए ये आएगा, अगर आपको कह दिया जाए रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर अदर देन हाइड्रोजन, फॉर अदर, ऐसे कर दो, अदर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ओके, बहुत थ्योरी है, लगेगी तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे। तो रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर अदर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एक्सेप्ट हाइड्रोजन, तो आप ये फार्मूला लगाओगे, रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन इनटू जेड स्क्वायर। वैसे हाइड्रोजन में भी जेड का वैल्यू रख दो 1 तो RH ही आ जाएगा, लेकिन और किसी का रिडबर्ग कांस्टेंट निकालना हो, जैसे लिथियम का, हाइड्रोजन आपका बेरिलियम का, कोई भी और स्पीसीज 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाए, उसके लिए रिडबर्ग कांस्टेंट पूछेगा। देन जैसे एज एग्जांपल मैं पूछ लूं फॉर He पॉजिटिव आयन, इसके लिए R की वैल्यू कितनी आएगी? RH इंटू जेड स्क्वायर, मतलब कितनी आ गई? RH जो हाइड्रोजन के लिए आ रहा है, Z की वैल्यू हीलियम की 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4RH। अगर मैं कह दूं हीलियम की बजाय Li2 पॉजिटिव आयन के लिए, होना 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम चाहिए, एज एग्जांपल मैं कह दूं फॉर Li2 पॉजिटिव आयन, तो कितना आएगा बताओ R बेटा इसका? RH इंटू क्या आएगा? Z का स्क्वायर, तो RH RN 3 का स्क्वायर। ये H ले रहा हूं, H क्यों लिख रहा हूं? हाइड्रोजन के लिए, इसलिए H, N नहीं है, H चाहिए। RH इंटू 3 का स्क्वायर, तो कितना सॉल्यूशन दे दोगे? 9R। हाइड्रोजन के लिए जितना आएगा उसका 9 टाइम्स आएगा। दूसरा पॉइंट, तो एक तो RH के बारे में हो गया, एक स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में हो गया, एक न्यूमेरिकली आ जाए। सपोज कह दे इफ an electron jumps from third orbit to second orbit in hydrogen atom, then calculate the wavelength of spectral line. Calculate the wavelength of spectral line.
देखो बेटा मैंने क्या क्वेश्चन दिया आपको कि इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, तो ये रहा आपका हाइड्रोजन, और अप्रोक्स ले लो, आर एच का वैल्यू अप्रोक्स यूज कर लो 10700 सेंटीमीटर इनवर्स, ये यूज कर लो बेटा। देखो रियलाइज करो कि आपके पास ये फर्स्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन का, ये सेकंड है, जैसे जैसे दूर होते जाओगे एनर्जी डिफरेंस कम होता जाएगा, ये थर्ड है। अब वो सपोज आपको कह रहा है इलेक्ट्रॉन थर्ड में है, थर्ड ऑर्बिट में यहां है, और यहां जंप करके सेकंड में आ रहा है, यानी कि यहीं तक आ रहा है, तो यहां से स्पेक्ट्रल लाइन बाहर निकल रही है, और उस स्पेक्ट्रल लाइन का हमें लेमडा निकालना। तो हमारे पास फार्मूला बेटा क्या है, सबसे पहले तो आपको फार्मूला याद करना है। फार्मूला हमने क्या याद किया, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 लोअर एनर्जी का स्क्वायर माइनस 1 हायर एनर्जी का स्क्वायर। ये किया आपने, इस फार्मूले में सारी वैल्यू आप पुट कर दो, आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा आपकी कितनी वेवलेंथ आएगी। देन देखो, तो बेटा देखो मुझे बताओ यहां पर हेयर z की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं, बताते जाओ आप। z का वैल्यू कितना रखना चाहिए, व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ z? 1। क्यों z 1? बिकॉज हाइड्रोजन ले रहे हो आप, 1 फॉर हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट आ जाओ, लोअर एनर्जी लेवल कितना लेना है बेटा मुझे, लोअर एनर्जी लेवल NL की वैल्यू 1 नहीं लेना बेटा, जहां से जहां जा रहे हो वही वाली लोअर लेनी है, जहां ट्रांजिशन हो रहा है वो लेना है आपको। तो लोअर NL का मतलब यहां पर क्या है, इसलिए न्यूमेरिकल दिया है मैंने आपको क्या लेना है, लोअर एनर्जी लेवल, कौन से वाला, फोर ट्रांजिशन। ये भी ध्यान रखना है कि ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का कहां से कहां हो रहा है, तो कहां से कहां जंप कर रहे हो, देखो बेटा कहां से कहां जंप कर रहे हो, थर्ड से सेकंड, तो थर्ड से सेकंड में या लोअर एनर्जी लेवल की 1 वैल्यू नहीं लेनी, कितनी लेनी है हमने, 2, क्योंकि आपको 2 तक ही आना है, फर्स्ट तक तो जाना ही नहीं। हायर एनर्जी लेवल क्या है बेटा, यहां पर देखो हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल फॉर ट्रांजिशन, मतलब कहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी बेटा, 3। सारी वैल्यू आ गई, सारी वैल्यू आ गई आपके पास, आर गिवन है ही। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा। तो देखो इसका वैल्यू पुट करते हैं, देन 1/λ इज इक्वल टू आर, आर का वैल्यू कितना है, अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं हम 109,700 सेंटीमीटर इनवर्स, 1 लोअर एनर्जी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इधर हायर एनर्जी स्क्वायर 2 का स्क्वायर। सोल्व करो बेटा इसको, 1/λ, तो ये वैल्यू आ गया 1097 अप्रोक्सीमेट हम ले रहे हैं, 0 तो ये एलसीएम ले लो, कितना आ गया आपके पास, 1/1 और 1/4 सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। सर लोअर और हायर सर लोअर ट्रांजिशन 2 थी। हाँ सर लोअर एनर्जी 2 लिया है। अच्छा 2 लिया हमने, तो 2 लिया है तो बेटा 2 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो कितना वैल्यू आ गया, ये देखो 1/4 और ये आ गया 9, तो ये चला गया, कितना आ गया 197 अप्रोक्सीमेट 00 इंटू एलसीएम ले लेंगे 9 इंटू 4, 9 माइनस 4, ये हो जाएगा 9 इंटू 4 सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये सेंटीमीटर इनवर्स में आ गया, तो आपके पास वैल्यू आ गई 1/λ इज इक्वल टू आ गया 10/9, कैलकुलेशन होंगी ये बड़ी लंबी लंबी कैलकुलेशन जाएंगी, तो 5/9 इंटू 4, लेकिन क्या आया आपका सेंटीमीटर इनवर्स। तो मैं लेमडा लिखूंगा तो लेमडा उल्टा करना पड़ेगा, तो उल्टा करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा बेटा 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 109700 इंटू 5। अब सेंटीमीटर इनवर्स उल्टा होता ही सेंटीमीटर आ गया। अब अगर सेंटीमीटर को मैं एंगस्ट्रोम में कन्वर्ट कर देता हूं तो मेरे लिए कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, सिंस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁸ एंगस्ट्रोम, तो हम एंगस्ट्रोम में बना लेते हैं लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू 9 इंटू 4, लेमडा इज इक्वल टू 9 इंटू 4, ये 109700 इंटू 5,
सेंटीमीटर की जगह रख दिया 10⁸ एंगस्ट्रोम। अब आप बेटा 8 एंगस्ट्रोम का ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो आपका वैल्यू कैलकुलेट करो, देखो कितना वैल्यू आता है, उससे काफी एक इंपॉर्टेंट हम बात याद करेंगे। अब 10⁸ 8 है ना, तो अप्रोक्सीमेट देखो ये 10 9 7 0 0 तो 1 2 3 4 5 के आसपास है, ये 0 5 के आसपास, बट एक्यूरेट कर लो आप, 10⁵5 है ना, तो लेमडा के साथ आप एक्यूरेट ये कर लो आप। तो ये करोगे तो रह जाएगा 9 इंटू 4, सपोज 2 0 कैंसिल कर देता हूं, तब भी 10⁶ आ गया, और ये आ गया मेरे पास 10 9 7, इतना रह गया, इंटू 5 हो गया। ठीक है, अब लेमडा में और लिखता हूं, तो आप कैलकुलेशन करते रहो, कैलकुलेशन है बाकी। इसको मैं 10 इंटू 10⁵5 लिख देता हूं एक बार, तो ये आ जाएगा 10 9 7 इंटू 5, तो 5 से 2 ये हो जाएगा आपका। अब 2 से ये हो गया, तो लेमडा इज इक्वल टू देखो, ये 4 2 जा 8 8 9 जा 72 अपॉन 1097। अब मैं क्या कर देता हूं, इसको 30 इसको दे देता हूं, और इंटू 20 और कर देता हूं। तो ये कैलकुलेशन करो आप, 72,000 को अप्रोक्सीमेट 1097 से डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है। तो 1097 से डिवाइड करूंगा तो यहां ले गो 7 तक, तो 7000 से तो खैर कम आ जाएगा ये, तो 6 पे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 6 7 जा 42 4, और 7 9 जा 63 67, और ये कितना आ गया 6। तो फिर ऐसा कर लो आप, तो मैं अगर इसको और कर लेता हूं, इसमें ये आ गया 10 कैलकुलेशन कराने का रीजन है मेरा, अदरवाइज मैं छोड़ देता इसको, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने को। 10 से चला गया, ये 8 आ गया, और ये 2 आ गया। ठीक है, ये 2 आ गया, ये 11 3 के आसपास आ रहा है, ये 3280, तो देखो अप्रोक्सीमेट कितने पे जा रहा है, 3000। तो अप्रोक्सीमेट भी 3 से कुछ कम चला जाएगा, मैं अप्रोक्स 3 ले लेता हूं, मैं इतने पे ले आया। तो मैं 72,000 से करूंगा, तो अप्रोक्सीमेट लेमडा मेरा आ गया अप्रोक्सीमेट 6300 एंगस्ट्रोम। अब ये रेंज याद करो आप, देखो मैंने क्या कहा था आपके विबग्योर में, VIBGYOR विबग्योर आया था, तो मैंने बोला था इसकी वेवलेंथ किस रेंज, क्योंकि ये सारा विजिबल रेंज है। विबग्योर जो होता है वो कौन सा रेंज है आपका, विजिबल, जो लाइट देख पाते हो आप, ये विजिबल रीजन होता है। और विजिबल रीजन मैंने अप्रोक्सीमेट कितना बताया था, 4000 एंगस्ट्रोम से अप्रोक्सीमेट 8000 या 7800 एंगस्ट्रोम के बीच, ये वैल्यू यहाँ इसके बीच में आ रही है, देखो इधर आ रही है बीच में कहीं। तो इसका मतलब ये 6300 एंगस्ट्रोम किस में लाई कर रही है, दिस वेवलेंथ, दिस वेवलेंथ लाइज इन विजिबल रेंज, विजिबल रेंज। तो इवन जो न्यूमेरिकल कर लिया वो तो करना ही था आपने, उसने तो मैथमेटिकल वैल्यू निकाल ही ली, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई आपके पास, वो क्या आई कि जब कभी भी हाइड्रोजन एटम हो, और कोई एटम नहीं बेटा, जब कभी भी आपका हाइड्रोजन एटम हो और हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जंप करे, कहीं से भी जंप करके अगर आपका सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, सेकंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो आपकी विजिबल रीजन में लाई करेगी, वो विजिबल रेंज होगा, वो लाइन स्पेक्ट्रल आपको स्पेक्ट्रम में दिख सकती है, विजिबल लाइट को हमारी आईज देख सकती हैं। तो जब कभी भी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बेटा, तो जब कभी भी आप, इवन न्यूमेरिकल से हमने सीखा है इसको, तो जब कभी भी अब याद रखना ये बात, क्या कि जब भी व्हेन आवर इलेक्ट्रॉन जंप टू सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, नॉलेज क्लाउड में लिख लो ये बात, if electron jump to the second orbit of, स्पेशली सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन एटम, then wavelength of spectral line lies in visible light और विजिबल रीजन। लेकिन ध्यान रखना, अगर मैं हीलियम ले लिया तो जरूरी नहीं है,
हीलियम के लिए जरूरी नहीं है, वो तो लेमडा कैलकुलेट करके बताया आपने। सिर्फ किसके लिए है ये एप्लीकेबल? जब कभी भी आप न्यूमेरिकल करोगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे, और सेकंड ऑर्बिट पर अगर आप जंप करवा रहे हो किसी भी इलेक्ट्रॉन को इन हाइड्रोजन एटम, देन आपकी जो वेवलेंथ निकलेगी वो विजिबल रीजन मतलब इन 7 कलर में से किसी एक की आएगी, वेवग्योर में आएगी। लेकिन ओनली फॉर हाइड्रोजन, इट शुड बी कीप्ड इन माइंड, एंड फॉर सेकंड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जंप करता है देन इसका आएगा। अगर आपने हीलियम के लिए कैलकुलेट किया ना तो जेड चेंज हो जाएगा आपका। हीलियम के लिए आपने किया तो बेटा जेड चेंज हो जाएगा, जेड चेंज हो गया तो सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। तब आपने नहीं कहना है। तो क्या बोलना है बताओ मुझे जरा, क्या इन्फॉर्मेशन मैंने दिया आपको, इस न्यूमेरिकल से क्या सिखाया मैंने आपको, क्यों कैलकुलेशन करवाया था? एक बार रिपीट कर दो बेटा। मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन बताए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। पूरा एनसीईआरटी का बैक साइड ही नहीं इस टाइप के क्वेश्चन से भरा हुआ है। क्या बताया इन्फॉर्मेशन, एक बार शेयर करोगे? कि इलेक्ट्रॉन किस एटम में किस ऑर्बिट पर जंप करेगा कि उसकी लाइन आपको दिखाई देगी, विजिबल रेंज में आएगी। सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट, लेकिन किसका? लिथियम का? हाइड्रोजन। ओनली फॉर हाइड्रोजन बेटा, ओनली फॉर हाइड्रोजन में जो आपको सेकंड लाइन मिलेगा, सेकंड लाइन पे जंप करोगे तो वो आपको विजिबल रेंज में आएगा। वो आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। तो इस टाइप से आज हमने देखो, हमने पहले थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी कि जो है ड्यूअल नेचर होता है लाइट का, और उसकी पार्टिकल नेचर को कंसीडर करते हैं बोहर थ्योरी। बिकॉज बोहर थ्योरी बेस्ड किसकी थ्योरी पर थी बेटा, याद है? बोहर थ्योरी किसकी थ्योरी पर बेस्ड थी? प्लैंक थ्योरी। तो प्लैंक की थ्योरी हम यूज कर रहे हैं, इसलिए प्लैंक थ्योरी यूज कर रहे हैं हम। तो प्लैंक ने बताया था कि लाइट की जो होती है वो पार्टिकल नेचर भी होती है, और ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हो आप एटॉमिक स्पेक्ट्रा से। तो इसलिए आप कह सकते हो कि एटम का स्पेक्ट्रा किस टाइप का होता है? लाइन स्पेक्ट्रा होता है। कैसा स्पेक्ट्रा होगा एटम का? लाइन। कंटिन्यूअस नहीं होगा बेटा, लाइन स्पेक्ट्रा होगा, लाइंस दिखाई देंगी, स्पेक्ट्रल लाइंस। तो एटम के जो स्पेक्ट्रा मिलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा, ये आप प्लैंक थ्योरी के यूज करके और बोहर थ्योरी से एक्सप्लेन कर रहे हो आप। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हाउ मेनी लाइंस कैन बी ऑब्टेन्ड, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी ऑब्टेन्ड, और उसका थ्योरेटिकल पार्ट होगा, उन लाइंस को हम क्या क्या नाम देंगे बेटा। क्लियर? कोई डाउट आज की क्लास में तो पूछ सकते हो आप। सर वो वोल्टेज वाला जो आपने डायग्राम बनाया था वो एक बार दिखा दो सर प्लीज। कौन से वाला बेटा? जो वोल्टेज वाला डायग्राम बनाया था ना, वो जो इलेक्ट्रॉन अच्छा, हाँ, जो ये वाला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से वाला जो स्टार्ट किया था। सर यस वही। या बल्ब वाला, ये वाला सर जिसने वोल्टेज पास कराई थी सर, इसके ऊपर वाला। अच्छा, ठीक है, सैंपल वाला। यस सर। हाइड्रोजन का सैंपल, ये वाला। यस सर, थैंक्स सर। ओके बेटा, नाउ आई एम लीविंग, सी यू वेरी सून। हाँ बोलो सर। मेरे को ये पूछना है कि जो आपने अल्ट्रा वायलेट रे बताई थी ना, हाँ, में डार्क ब्लू होता है इसलिए उसे अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। अल्ट्रा वायलेट मतलब बेटा वो देखो, आप अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखोगे तो उसकी वेवलेंथ किस लाइट से कम है? उसकी वेवलेंथ जस्ट कहाँ आ रही है? देखो, जहां पर वायलेट लाइट से जस्ट नीचे है उसका वेवलेंथ कम है ना वायलेट से। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शेयर किया आपसे, देखो, लेट्स सी, ये देखो, वेव नंबर से पहले था हमारा स्टार्ट, वहीं से किया था हमने, ये जस्ट, ये देखो, ये मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनाए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में विजिबल लाइट कहां से कहां खत्म हो रही थी? देखो, वायलेट से, ये दिख रहा है आपको, वायलेट से रेड तक थी। तो वायलेट से रेड तक वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। वायलेट से भी अगर वेवलेंथ कम हो गई तो कम जो होता है उसको अल्ट्रा बोलते हैं ना। अल्ट्रा मतलब छोटा होता है, जैसे अल्ट्रास्कोप छोटा। तो वायलेट से भी इसकी वेवलेंथ, इस वाली लाइट की वेवलेंथ वायलेट से भी कम होती है, इसलिए इसको अल्ट्रा मतलब छोटा वेवलेंथ, किससे? वायलेट कलर से भी। दैट्स वाई इसका नाम पड़ा है अल्ट्रा वायलेट लाइट। इधर देखो, फिर रेड से भी ज्यादा, अगर रेड से ज्यादा होता है तो उसको इंफ्रा बोला जाता है। तो रेड से ज्यादा, जस्ट ज्यादा वाला जो होता है उसको हम इंफ्रारेड या आईआर लाइट बोलते हैं। तो हमारी आईज जो है वो यूवी या आईआर को नहीं देख पाती, हमारी आईज जो होती है इन 7 कलर को देख पाती है। लेकिन कुछ जैसे आप बायोलॉजी में वगैरह पढ़ोगे वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बैट, चमगादड़,
वो अल्ट्रावायलेट से भी रिएक्शन करते हैं, ऐसा कुछ होता है, बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम। तो अल्ट्रावायलेट इसलिए नाम है इसका। क्लियर? ओके सर, गॉट इट। ओके बेटा, ओके, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।